लेकिन उसके ही अगले दिन लड़की की बॉडी मिलती है। बच्ची की बॉडी की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। बच्ची का आधा फेस कुचला हुआ था, उसके जीभ को काट दिया गया था, उसका दांत तोड़ दिया गया था, उसके प्राइवेट पार्ट में एक बांस का टुकड़ा डाल दिया गया था। बॉडी को पहली नजर में देखने से ऐसा लग रहा था कि बच्ची के साथ दरिंदगी हुआ है। इस 4 साल के मासूम बच्चे को उसका पैर पकड़ के सर के बल पटक पटक करके ऐसे जा रहा है जैसे हमारे गांव में धान को पकड़ के झाड़ा जाता है ना, वैसे इन 9 पुलिस ऑफिसर को मदुरई कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा सुना दी गई है। एक साथ 9 पुलिस ऑफिसर को फांसी की सजा देश में पहली बार हो रहा है। अगर अपराधी को अगर एक पीस करके भी अगर काटा जाए तो भी समझ लीजिए कि सजा कम है। सुबह तक उन दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, इतना कि खून छुपाने के लिए 6 बार से भी ज्यादा लुंगी बदलनी पड़ी। ये क्राइम स्टोरी सुनने के बाद आपका दिमाग तो बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि एक माँ ऐसा भी घिनौना अपराध कर सकती है। ऑलराइट दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है विकास कुमार और पिछले 1 सप्ते में अपने देश में कौन कौन से क्राइम हुए इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। और सिर्फ बात ही नहीं करेंगे बल्कि उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी भी दूंगा। जिंदगी भले ही सताई हुई मिले लेकिन रील बनाने वाली लुगाई न मिले। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो पूरा देखो, आप खुद ही समझ जाओगे। मध्य प्रदेश में एक बेचारी महिला के घर में कुछ चोर घुसते हैं और उसको बांध देते हैं और उसी के सामने उसी के पति को बड़ी ही बेरहमी तरीके से कर देते हैं। उसके बाद 3 लाख की ज्वेलरी और 50,000 रुपए कैश लूट करके वो लोग फरार हो जाते हैं। आप एक पल के लिए इमेजिन करो कि किसी महिला के सामने उसी के ही पति कर देना कितना खतरनाक और दर्दनाक मंजर होगा ये। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत है और ना ही इस महिला के बारे में दुखी होने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ 36 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इस केस के बारे में पूरी सच्चाई बाहर निकाल लिया। और जो सच्चाई सामने आया वो तो सबको हिला के रख दिया। और चोरों ने जो ज्वेलरी चोरी किया था वो प्रियंका के घर से ही छुपा हुआ मिलता है। मतलब लूट का पूरा सीन सिर्फ एक नाटक था। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक छोटा सा गाँव है गोंडी खेरा चरण नाम का, और ये घटना वहीं का है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस पूरे क्राइम का मास्टरमाइंड मृतक यानी देव कृष्णा की पत्नी प्रियंका पुरोहित है और वो अपने बॉयफ्रेंड कमलेश के साथ मिलकर के अपने पति को मारने का प्लान बनाई। और उसने सुरेंद्र भाटी नाम के आदमी को 1 लाख रुपए का सुपारी दिया अपने पति को मारने के लिए। देव कृष्णा की बहन ज्योति के मुताबिक प्रियंका अक्सर उसे नीचा दिखाती थी। वो बोलती थी कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम काले हो, मैं एक अच्छा लड़का डिजर्व करती हूँ। और 1 महीना पहले प्रियंका ने अपने पति देव कृष्णा को गला दबाकर मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम पे वो नाकाम रही। वैसे देव कृष्णा को पहले ही पता चल चुका था कि प्रियंका का अवैध संबंध चल रहा है किसी और लड़के से, लेकिन फिर भी वो उसी के साथ था क्योंकि वो अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहता था। प्रियंका शायद इस के बाद पकड़ी भी नहीं जाती, लेकिन उसने जो चोरी किया हुआ ज्वेलरी छुपा कर रखा था उसी के लालच ने उसको पकड़वा दिया। और इन्वेस्टिगेशन में जब ज्वेलरी मिला तो सारा शक उसी के ऊपर गया। अब जरा आप ही सोचो कि एक आदमी सालों तक इमोशनल टॉर्चर झेल रहा हो, रोज अपनी पत्नी के मुंह से इंसल्ट सुन रहा हो, रोज अपनी पत्नी के मुंह से ये सुन रहा हो कि तुम काले हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तो उसकी मेंटल स्टेट क्या होगी। न्यूज में तो सिर्फ उस दिखाया जाएगा, लेकिन मरने से पहले जो उसने दर्द झेला है ये कोई आपको नहीं दिखाएगा। अब ऐसे केसेस शहर तक सिर्फ सीमित नहीं रह गया है, अब ऐसे केसेस अक्सर होने लगा है। इंदौर की सोनम रघुवंशी हो या फिर मेरठ की मुस्कान, इन सभी केस में सिर्फ एक ही पैटर्न है कि लड़की का अवैध संबंध होता है जिसके कारण से वो अपने पति हत्या करवा देती है। इस केस में फिलहाल पुलिस ने प्रियंका और उसके बॉयफ्रेंड कमलेश को अरेस्ट कर लिया है और जिसे सुपारी दिया गया था मारने के लिए यानी सुरेंद्र भाटी अभी तक फरार है। बाकी इस केस के ऊपर आपका क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन 9 पुलिस ऑफिसर को मदुरई कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा सुना दी गई है। एक साथ 9 पुलिस ऑफिसर को फांसी की सजा देश में पहली बार हो रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या किया इन्होंने जो इनको फांसी की सजा सुनाया गया है। देखो बात है साल 2020 की। उस टाइम पे पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था और उस टाइम पे प्रशासन की तरफ से ऐसा ऑर्डर था कि दुकानें और मार्केट वगैरह जल्दी से बंद हो जाना चाहिए। लेकिन तमिलनाडु के साधनकुलम में एक बाप और बेटे दोनों मोबाइल की शॉप चलाते थे। पी जयराम
जयराज जो कि 59 साल के थे और उनका बेटा बेनिक्स जो कि 31 साल का था और उनका दुकान शाम के टाइम थोड़े ज्यादा देर तक खुली रह गई और वो अपनी दुकान के बाहर खड़े थे और थोड़ी देर बाद वो दुकान बंद करने ही वाले थे। तभी कुछ पुलिस ऑफिसर वहाँ पे आते हैं और उन्हें दुकान बंद करने के लिए बोलते हैं। वो दुकान बंद कर ही रहे थे कि उतने में ही पुलिस और उनके बीच में थोड़ी बहुत बहस हो गई और पुलिस वाले को ये बात ईगो पर आ गई, जिसके कारण से पुलिस पी जयराज को पुलिस स्टेशन उठाकर ले गई। उनका बेटा बेनिक्स को जैसे ये बात पता चला वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया, लेकिन पहले तो उसे अंदर नहीं जाने दिया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अचानक से बुलाया गया और अंदर जो उसने देखा उसकी तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पिता को बड़े ही बेरहमी तरीके से पीटा जा रहा था। बेनिक्स ने पुलिस वाले को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले ने उसे भी बंद कर दिया और उसके साथ भी मारपीट करना शुरू कर दिया। दोनों को लॉक कर दिया गया और दोनों के कपड़े उतारे गए और पूरी रात 9 से 10 पुलिस ऑफिसर ने मिलकर के उन्हें इतना मारा कि बाहर खड़े लोगों को उनकी चीखें सुनकर भी रूह कांप गई। सुबह तक उन दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, इतना कि खून छुपाने के लिए 6 बार से भी ज्यादा लुंगी बदलनी पड़ी। कानून के मुताबिक दोनों को 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था, लेकिन लॉकडाउन के चलते मैजिस्ट्रेट ने सिर्फ अपने घर की बैल्कनी से एक झलक देखी और बिना प्रॉपर चेक किए उन्हें वापस भेज दिया। इस तरह पी जयराज और बेनिक्स को कोविलपट्टी सब जेल भेज दिया गया, लेकिन उन दोनों की हालत दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। इसलिए 22 जून 2020 को उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और बेनिक्स की इंटरनल इंजरीज की वजह से हो जाती है और उसके कुछ ही देर बाद उसके पिता पी जयराज की हो जाती है। उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने खुद से केस उठाया और इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया और पहली बार इंडियन हिस्ट्री में पूरे पुलिस स्टेशन को सीज कर लिया गया। सीबीआई जांच शुरू हुआ, स्पेशल फॉरेंसिक टीम बनाई गई और इन्वेस्टिगेशन में धीरे धीरे सच भी सामने आ गया। दीवारों के ऊपर खून के निशान मिले और जिस लाठी से मारा गया था उस लाठियों के ऊपर भी ब्लड के सैंपल्स मिले। सीसीटीवी फुटेज को तो डिलीट कर दिया गया था, लेकिन एक फीमेल कांस्टेबल रेवाठी की गवाही की वजह से सीबीआई रिपोर्ट्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में रखा और फिर मदुरई कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा सुना दी गई है। मेरी बेटी के बुलाओ, मेरी बीबी के बुलाओ, रात में ऐसे बात बुलाया, नहीं बुलाएगा तो फिर डीसीबी से टांग देगा। आपने जेफरी एप्स्टीन का नाम सुना होगा, एक ऐसा अमीर आदमी जो छोटी छोटी बच्चों के साथ शोषण करता था और बाकी के अमीर लोगों से भी करवाता था। ठीक उसी तरह एक मामला बिहार से सामने आया है और फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ कोई प्राइवेट आइलैंड नहीं है बल्कि एक ईंट का भट्ठा है। इस भट्ठे का मालिक जेडीयू नेता ओवैसी उर्फ चुन्ना मियां। सहरसा के इसी ईंट के भट्ठे से 7 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है। ये जो बच्चों के साथ करता था उसे जानने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। इन बच्चियों से जबरदस्ती अश्लील गानों पे डांस कराया जाता था और जब बच्चियां मना करती थी तो उन्हें करंट के झटके दिया जाता था, उनके साथ मारपीट किया जाता था। असम से करीब 100 गरीब परिवार रोजगार के लिए सहरसा इसी ईंट के भट्ठे में आए थे। ये लोग डेली 1000 ईंट बनाते थे, इसके बदले इन लोगों को मजदूरी भी मिलती थी। दिन में तो ईंट के भट्ठे का काम होता था, लेकिन इन लोगों को रात में मालिक को स्पेशल सर्विस देना पड़ता था। मतलब 8 से 15 साल के नाबालिग लड़कियों को रात के 12 बजे जबरदस्ती इनके कमरे में भेजा जाता था और वो बच्चियां सुबह के 3 बजे अपने माँ बाप के पास लौटती थी। परिवार वालों के मुताबिक जब वो बच्चियां रूम में जाती थी, जबरदस्ती उनसे अश्लील डांस करवाया जाता था, गलत तरीके से बच्चियों को टच किया जाता था और उन बच्चियों के साथ गलत हरकत करते थे जो मैं आपको खुलकर बता भी नहीं सकता। जो भी विरोध करता था उन्हें गोली मारने, करंट का झटका देने, जेसीबी से बांधकर मारने और लटकाने की धमकी देते थे। शनिवार रात के 2 बजे एक औरत ने हिम्मत दिखाई जब उसकी एक छोटी बच्ची को खींच करके ले जाया जा रहा था, तो उसने विरोध किया तो उसके जांघ के ऊपर दिया गया। जांच में पुलिस वालों को ईंट के भट्ठे के दीवारों पर की निशान भी मिली और साथ ही में एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें अपराधी आराम से बैठ करके लड़की का डांस देख रहा है। इस इंसान के ऊपर पहले से सीरियस 33 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर है और वो पिछले 15 सालों से ये ईंट का भट्ठा चला रहा था। 15 साल, सोचिए कि 15 सालों में कितनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये गलत हरकत करके उसकी जिंदगी को खराब किया होगा। पुलिस ने अभी इसको अरेस्ट कर लिया है और इसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। बाकी आपका क्या कहना है इसके ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अपने अगले अपडेट के बारे में। और ये अपडेट बिहार के बगल से यानी झारखंड से है। इस दुनिया में एक बेटी सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने माँ बाप और भाई के पास महसूस करती है, और एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा भी कर सकती है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये क्राइम स्टोरी सुनने के बाद आपका दिमाग तो बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि एक माँ ऐसा भी घिनौना अपराध कर सकती है। झारखंड के हजारीबाग विष्णुगढ़ के कसुम्भा गांव में नवरात्रि के टाइम मंगला जुलूस हो रहा था। वहीं एक 13 साल की नाबालिग लड़की रात के करीब 8 बजे मंगला जुलूस देखने के लिए गई थी और वहीं से अचानक गायब हो जाती है। लेकिन उसके ही अगले दिन लड़की बॉडी मिलती है। बच्ची की बॉडी की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। बच्ची का आधा फेस कुचला हुआ था, उसके जीभ को काट दिया गया था, उसका दांत तोड़ दिया गया था, उसके प्राइवेट पार्ट में एक बांस का टुकड़ा डाल दिया गया था। बॉडी को पहली नजर में देखने से ऐसा लग रहा था कि बच्ची के साथ दरिंदगी हुआ है, और उस जगह का मंजर इतना ज्यादा खौफनाक था कि देखने वालों की रूह कांप गई। 5 दिन तक इन्वेस्टिगेशन चलता रहा। सभी घर वाले परेशान थे, आसपास के लोग परेशान थे। सभी लोग सड़कों पे उतर गए और प्रोटेस्ट करने लगे और जस्टिस की मांग करने लगे। लेकिन 5 दिन बाद जो सच सामने आया वो सबको हिला के रख दिया। दरअसल उस बच्ची की माँ और उसके माँ का बॉयफ्रेंड ने मिलकर के ऐसा किया था, और उन लोगों ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसके छोटे बेटे को फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम थी और वो उसे ठीक करना चाहते थे। फिर वो अपने बेटे को ठीक करने के लिए एक तांत्रिक के पास पहुंची और उस तांत्रिक ने उस औरत से कहा कि एक कुमारी लड़की की बलि देनी होगी और उसका देवी माँ को चढ़ाना होगा, तब तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। और यहीं से शुरू होती है सबसे डरावनी सच्चाई। माँ खुद अपनी 13 साल की बेटी को वहाँ पे लेके गई जहाँ तांत्रिक के एक साथी ने उस बच्ची के साथ दरिंदगी किया, और जब बच्ची चिल्लाने लगी तो उसके सर के ऊपर वार करके उसको दिया गया और उसका देवी माँ को चढ़ाया गया। क्राइम को छुपाने के लिए बॉडी को जंगल में फेंक दिया और इस मर्डर केस दिखाने की कोशिश की गई, और जो आदमी इस क्राइम में शामिल था वो चिल्ला चिल्ला कर जस्टिस की मांग कर रहा था। आप पहले इसकी बात सुनो। अगर अपराधी को अगर एक एक पीस करके भी अगर काटा जाए तो भी समझ लीजिए कि सजा कम है। और बच्ची की माँ वो भी सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर जस्टिस मांग रही थी। अगर न खाओ नूनी के मार दर सुन गए मम्मी। हाँ, पुलिस से इंसाफ चाहिए, मार ले तकरा उसी तरह मार। जिस माँ ने अपनी बेटी को 9 महीने पेट में रखा, 12-13 साल तक उसको पाला, उसी माँ ने अपनी बेटी की बलि चढ़ा दी। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सारा सच बाहर आ गया और अभी इस केस में जितने भी आरोपी थे सभी को अरेस्ट कर लिया गया है। इस केस के बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तब तो मेरा दिमाग बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया था। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वीडियो के लास्ट पार्ट में आप लोगों से बोलूं क्या या फिर स्क्रिप्ट में लिखूं क्या। मुझे अभी फिलहाल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि लास्ट में क्या बोलूं। आप ही लोग अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कभी कभी देश में ऐसी खबरें आती हैं जो आपको अंदर से झंझोड़ के रख देती है, और एक ऐसा ही केस बिहार के नालंदा में हुआ है। इस केस के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये वाला वीडियो देखो। इस वीडियो में एक शादीशुदा महिला को 3 लड़के पकड़ करके उसके कपड़ों के अंदर हाथ डाल रहे हैं। बीच रोड पर महिला के साथ सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। महिला को पब्लिकली घसीटा जा रहा है, उसका जुलूस निकाला जा रहा है, और ये सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि ये पूरे सिस्टम का फेलियर है। और ये महिला अपने घर से नॉर्मल राशन लेने के लिए घर से बाहर निकली थी और उसके साथ ऐसा दुष्कर्म हो रहा है, और ऊपर से इस महिला की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया गया। हिम्मत देख रहे हो इन लोगों की। और वहाँ पे मौजूद लोग सभी लोग इस घटना को होते हुए देख रहे हैं, कोई भी उस महिला को बचाने की कोशिश तक नहीं कर रहे हैं। इतना कुछ महिला के साथ हो गया, लेकिन जब तक पुलिस आई तब तक सारा मामला शांत हो गया था। और जब एक्शन की बात आई तो पुलिस ने इस घटना को सिर्फ छेड़खानी बताई। सीरियसली सिर्फ छेड़खानी। और अगर यही चीजें किसी नेता, किसी ऑफिसर या फिर किसी पावरफुल इंसान के घर में होती तब भी क्या ये सिर्फ छेड़खानी होती? एक गरीब महिला के साथ ऐसा हो रहा है, किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा? ना ही किसी नेता को, ना ही किसी पावरफुल लोग को, और ना ही किसी ऑफिसर को फर्क पड़ने वाला है। और अगर कोई नेता बोलेगा भी तो उसके वोट बैंक के ऊपर फर्क पड़ेगा। और मुझे पता है इस न्यूज को सुनने के बाद आपको भी घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप भी इस न्यूज को एक इंटरटेनमेंट न्यूज की तरह लोगे और भूल जाओगे। जब तक ये क्राइम आपके घर तक न पहुंच जाए आपको भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे इस वीडियो में
जितने भी लोग दिख रहे हैं इनको फर्क नहीं पड़ रहा है वैसे ही। इस केस में 3 एक्यूज थे, एक अशोक यादव और एक महतो नाम का आदमी था, जिसमें कि इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन तीसरा रविकांत रवि कुमार अभी फरार है। और अभी सिर्फ सवाल क्रिमिनल्स का नहीं है, सवाल सोसाइटी का है, सवाल सिस्टम का है। आज भी लोग पैसों के लिए वोट देते हैं और इलेक्शन से पहले 10,000 लेने के बाद वो सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि सरकार उनको सेफ्टी प्रोवाइड कराएगी। तो आप भूल जाओ कि आपको सेफ्टी मिलेगा, क्योंकि उनके लिए 10,000 देना आसान है, सेफ्टी देना नहीं। जब एक औरत दिन दहाड़े रोड पर सेफ होकर नहीं चल सकती है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस राज्य का कितना ज्यादा दुर्दशा होगा। एनसीआरबी के ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग हर साल 33,000 से ज्यादा महिलाएं बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। और मैं डेली इस प्रकार की वीडियोस बनाता हूँ और वीडियो बनाते बनाते मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब तो ऐसे केसेस नॉर्मल हो गए हैं। मेरा तो काम है ऐसे वीडियो बना करके आप लोगों को बताना, लेकिन आपका ऐसे चुप रहना बिल्कुल ही सही नहीं है। और यहीं दूसरी तरफ अगर हिंदू मुस्लिम का एंगल होता तब सभी लोग रील्स भी बनाते, आवाज भी उठाते, आउटरीच भी होता। लेकिन ऐसे केसेस में सभी चुप हो जाते हैं। यार आप लोग समझते क्यों नहीं कि हमें आवाज उठानी पड़ेगी? ऐसे केसेस को नॉर्मलाइज नहीं होने देना है। अगर आप आवाज उठाओगे तो सरकार के ऊपर दबाव बढ़ेगा, वो इस प्रकार के केसेस पे अच्छे से एक्शन लेंगे। या फिर आप इस बात का इंतजार कर रहे हो कि जब आपके घर में इस प्रकार के क्राइम होंगे तब आप आवाज उठाओगे? अभी जो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है, और अगर आप सेंसिटिव वीडियो नहीं देख पाते हो तो आप इस छोटे से पार्ट को स्किप कर सकते हो। इस 4 साल के मासूम बच्चे को उसका पैर पकड़ के सर के बल पटक पटक करके ऐसे मारा जा रहा है जैसे हमारे गांव में धान को पकड़ के झाड़ा जाता है ना, वैसे। और जब मैं पहली बार ये वाला वीडियो देखा ना तो मेरे मुंह से एक प्रकार से चीख निकल गई और इतना ज्यादा मैं शॉक हो गया। मैं ये सोच रहा था कि ये क्या विजुअल चल गया मेरे सामने। और इस बच्चे के साथ ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये बच्चा खेलते खेलते एक ऑटो में जाकर बैठ जाता है, और जिस इंसान का ये ऑटो था उसने इस बच्चे को इतनी बेरहमी तरीके से मारा। ये घटना है महाराष्ट्र के बसई नाम के जगह से। इस आरोपी का नाम है संदीप पवार, और दरअसल बच्चे के परिवार वालों से इसकी निजी दुश्मनी थी, और एक छोटे से दुश्मनी की सजा इस मासूम बच्चे को मिली। सीसीटीवी फुटेज में इस इंसान की हैवानियत आपको साफ साफ दिख रही होगी, और एक मासूम से बच्चे के साथ ऐसा करते हुए इसका हाथ तक नहीं कांपा। और जब इस बच्चे की दादी बच्चे को बचाने आई तो इसने उसको भी नहीं छोड़ा, इसने उस दादी को भी धक्का दे दिया, जिसके कारण से उन्हें भी गहरी चोट आई है। और इस घटना के बारे में आसपास के जितने भी लोग थे जिनको भी पता चला वो काफी ज्यादा गुस्सा दिखाए, और स्थानीय लोगों ने पुलिस वालों को बुलाया और पुलिस वाले संदीप पवार को तुरंत से अरेस्ट कर लेते हैं। बच्चा भी हॉस्पिटल में है और वो काफी ज्यादा सीरियस कंडीशन में है। लेकिन सवाल यही है कि इस मासूम बच्चे के साथ जो हुआ है उस क्रूरता को क्या नाम दिया जाए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई नो कि वीडियो थोड़ा छोटा बना है इस बार भी, हम पिछली बार की तरह, लेकिन अगली वीडियो से मैं जरूर कोशिश करूंगा कि और लंबी वीडियोस बनाऊं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक वगैरह कर देना। मिलता हूं आपसे फिर से किसी और वीडियो में अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप अपना और अपने लोगों का ध्यान रखिएगा।